लिखनी है आपको। क्या इसका इंसिडेंट रे कौन है, रिफ्रैक्टेड रे कौन है और इमर्जेंट रे कौन है। इंसिडेंट एंगल कितना है आई, रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है आर, इमर्जेंट एंगल कितना है ई। ये सारा और प्लस इनके नेम्स के हिसाब से इसको पूरा कंप्लीट करिएगा। आपको इतना ही इस क्वेश्चन में लिखना होता है। क्वेश्चन आपका एक सिंपल सा आएगा कि ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन को शो करिए। ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? दो लॉज है, द इंसिडेंस रे द रिफ्रैक्टेड रे देखिए कुछ अपना टाइम लग गया लिखने में। अब हम लोग एकदम क्लियर कट अपना समझेंगे क्या होता है। देखो जब हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो रिफ्रैक्शन में होता है कि जो एक रेस होते हैं जो आ रही होती है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। आने के बाद जब वो मीडियम पे टकराती है तो उससे वो पास होने की कोशिश करती है, तो उससे पास होकर जाने वाली रेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। और जो नॉर्मल जो परपेंडिकुलर ड्रॉन की जाती है इनके बीच में, दैट्स लाइन, दैट इज अ नॉर्मल लाइन। इट मींस ये तो हमारा नॉर्मल हो गया एंड ये हमारा इंसिडेंट हो गया और ये जो है हमारा रिफ्रैक्टेड हो गया। तो ये हो गया एंगल आई और ये एंगल आर।
क्या बताया जा रहा है? पहला लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। टू मीडियम की बात की जा रही है, ये हो सकता है एयर हो और ये हो सकता है वाटर हो, दो मीडियम है, इनके बीच के इंटरफेस से हो रहा है, क्योंकि हमें तभी पता चलता है, रिफ्रैक्शन तभी पता चलेगा जब वो दूसरे मीडियम में अपने आप को बदलेगा। अगर दूसरा मीडियम होगा ही नहीं तो उसमें बदलाव होना ही नहीं है। तो बदलाव अगर हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है? सेकंड मीडियम के कारण। मींस जब यहां से रेस फॉल करती है और सेकंड मीडियम में जाकर के अपने पोजीशन को चेंज करती है, अपने वेज ऑफ जो मूवमेंट है उसको थोड़ा डेविएट करती है, तो उस समय जो रेस जा रही होती है उसे रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। और जिस तरफ ये डेविएट हो रही है या अवे कर रही है, मतलब डेविएट हो रही है, ये इट मींस ये या तो नॉर्मल की तरफ या तो इस पोजीशन की तरफ आ रही है, पोजीशन की तरफ जा रही है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो कह रहा है कि एट द पॉइंट जहां पर ये तीनों बिंदु, तीनों पॉइंट जहां पर मीट करते हैं उसे हम बोलते हैं, कह रहा है कि ऑल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट all lie in a same plane. It means the incident ray, the refracted ray and normal all lie in a same plane at the interface of two mediums. At the interface of two medium, the incident ray, the refracted ray and normal all lie in a same plane at the interface of two medium. At the interface of two medium. The second law, the ratio of sine of incident angle and the sine of refracted angle remain constant. It means क्या कहा जा रहा है? The ratio of sine of incident angle. अब इसको एकदम सिंपल सा हम लोग समझेंगे क्या कहा जा रहा है, क्योंकि बिना समझे इससे हम लोग को लगाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर से अपने न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, तो इस पर्टिकुलर को अच्छी तरह से हम लोग को समझना है कि क्या चीज है। ये कहा जा रहा है कि साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसे कहा गया है स्नेल्स लॉ। क्या कहा जाता है? स्नेल्स लॉ। Sine of I and sine of R remains constant, that is known as Snell's law, and this constant is known as, and the constant that is known as refractive index. क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। इस नाम से जाना जाता है इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। It means the ratio of sine of incident and the sine of refracted is remain constant, and the ratio that represent this sin I upon sin R, that constant is known as refractive index. That is known as refractive index. Okay. अब आगे हम लोग जानेंगे कि अपना रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो पॉइंट्स हमने प्राप्त किया है इसका क्या फर्क पड़ता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम लोग कहां-कहां यूटिलाइजेशन करते हैं। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें क्या लिखा जाता है, क्या नहीं लिखा जाता है, अब इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। एक बार बताओ, ये लाइट रेज जा रहा है, सीधा जा रहा है। अब यहाँ पे कोई ऐसा मीडियम है, कोई चीज है, इसके बीच में पढ़ने के बाद भी ये सीधा जा रहा है, तो इस मीडियम का क्या मतलब है? हम इस मीडियम को क्यों टैग करेंगे?
हमारे लिए तो ये एक स्ट्रेट लाइन में ये जा रहा है, इसका मतलब इसके अंदर जो मीडियन पाया जा रहा है वो किस प्रकार का है। हम लोग जानते हैं कि मीडियन 3 टाइप्स के हो सकते हैं, ये आप लोग को पता ही होगा। कैसा कि हिंदी में बोलते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी, अभिसारी, ऐसे करके उनको बताया जाता है। जो कि हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कि अगर हमारा जो लाइंस जो हम लोग ये मीडियंस ले रहे हैं, क्या दिखा रहा है कि अब सुनो, लाइट रेज आया सीधे पार होकर चला गया, इसका मतलब ये एक ऐसे मीडियम से होकर जा रहा है जिसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। जैसे हम एयर को मानते हैं मीडियम है, एयर पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन लाइट रेज आता है सीधे इसके अंदर से निकल जाता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003 मानते हैं हम लोग, जो निकाला गया है। तो इस हिसाब से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 1 के बराबर है। इसका मींस हो गया स्पीड ऑफ इंसिडेंट और स्पीड ऑफ रिफ्रैक्शन जो हो रहा है उस पर एक सेम एंगल्स का हो रहा है, इसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है। मींस इसके अंदर भी क्या है, ये कांस्टेंट जो वैल्यू है उसका 1 आ रहा है। इसका मींस कि लाइट रेज डायरेक्ट फॉल होते हुए जा रही है, उस माध्यम का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। देखिए जब ओपेक मीडियम आता है तो लाइट रेज आता है, यहाँ पे टकराता है, टकराने के बाद चूंकि ये पार नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये पूरी तरह से ओपेक है, भरा हुआ है, इसलिए वो क्या करता था, वो सीधे टकरा के ऐसे चला जाता था। लेकिन जब हम ट्रांसलूसेंट की बात करते हैं, इसका मतलब है इनके इंटरमोलिकुलर स्पेस में क्या है, गैप तो है और वैसे भरा भी है। इट मींस लाइट रेज फॉल तो करेगी, पासेस भी करेगी, लेकिन वो अपने वे से थोड़ा हट जाएगी, थोड़ा स्पीड इसकी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ट्रांसल्यूसेंट में क्या हो गया, इसकी स्पीड कम हो गई। अब स्पीड कम होने का कारण कौन बना, ये माध्यम बना, ये मीडियन बना। अब हमको समझना है कि इस मीडियन में कितना प्रभाव पड़ता है, किस पे, सेकंड के स्पीड में, सेकंड के कारण सेकंड में पूरा प्रभाव कैसे बढ़ रहा है, इस मीडियन को ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। इसलिए जब भी हम न्यूमेरिकल्स लगाते हैं तो सबसे पहले याद रखते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लिखा जाता है वो हमेशा किसका लिखा जाता है, refractive index always written of that medium where the speed of light affected, जहां पर speed of light affect होता है हम उसी मीडियम का लिखते हैं। सपोज करो कि एयर से आया और वाटर में गया, कहां पे आया, एयर से वाटर में जा रहा है, इसका मतलब ऊपर हमें वाटर लिखना होगा फिर एयर लिखना होगा। क्या लिखना होगा, वाटर एयर। ये क्या शो कर रहा है, इसका मतलब है कि जो लाइट रेस फॉल कर रहा है एयर टू वाटर की ओर फॉल कर रहा है। इसको बोलते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एयर, विथ रेस्पेक्ट टू। ये शब्द को आप लोग याद रखिएगा, वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। ये चीजें आपको कभी कभी परेशानी में ला सकती है अगर ये आपको याद नहीं है। वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर का मतलब है एयर से वाटर में जाना, एयर से वाटर में जाना। तो एस दिस पोजीशन जब भी हम कोई न्यूमेरिकल्स लगाते हैं तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
वाटर टू एयर, इट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट speed of light in air upon speed of light in water. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसको समझिए क्या है कि हमने एक बॉटल लिया है, ठीक है। अब ये बॉटल क्या है, किसका बना है, ग्लास का बना है। किसका बना है, ग्लास का। ये बॉटल हमारा किस चीज का बना हुआ है, ग्लास का। इसके अंदर हमने क्या किया, वाटर डाल दिया। क्या किया, वाटर डाल दिया। अब लाइट फॉल करता है कहां से, एयर से। पहले वो कहां जाएगा, ग्लास में। ग्लास के बाद वो कहां जाएगा, वाटर में। फिर वाटर से वो कहां जाएगा, अगेन ग्लास में। ग्लास से फिर कहां जाएगा, एयर में। मीन्स लाइट रेज अगर पासेस करता जा रहा है तो सबसे पहले वो एयर टू ग्लास गया, फिर ग्लास टू वाटर गया, वाटर टू ग्लास गया, एंड देन ग्लास टू एयर। एयर टू ग्लास जा रहा है या ग्लास से एयर जा रहा है, तो हमको समझ में आ रहा है कि इसका मीडियंस क्या है, एक फिक्स है, वैक्यूम से एक तरफ से लाइट का आना या लाइट को जाना वैक्यूम। लेकिन ग्लास टू वाटर आता है तब क्या होगा, तो ऐसे में हमें ये देखना है कहां से कहां की ओर जा रहा है। अगर ग्लास टू वाटर जा रहा है तो हम इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे, ग्लास टू वाटर, इट मींस वाटर देन ग्लास। और इस जगह पे हम लगाते हैं वेलोसिटी ऑफ ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ वाटर। वेलोसिटी ऑफ ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ वाटर, देन व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर टू ग्लास। अब आता है कि बार बार हम एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, एयर के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हम लोग के लिए बार बार प्रॉब्लम सा होता है कि बार बार एक ही सवाल में एक ही जैसे चीज को लगाते रहे, क्योंकि हम तो चैप्टर में याद कर रहे होते हैं, लेकिन जहां पर इस पर रिसर्च हो रहा होता है तो वो बार बार इसका मान नहीं निकालने बैठते हैं। तो उन्होंने उन्हें क्या कर दिया कि एयर से जिस मीडियम में जाता है उसको एब्सोल्यूट नाम दे दिया। क्या दे दिया, एब्सोल्यूट। इट मींस अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से वाटर की ओर जा रहा है, एयर से ग्लास की ओर जा रहा है, एयर से किसी भी मीडियम में जा रहा है, उसको बोलेंगे उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ kerosene oil, etc. You have to see in your book page number 137 for refresher. You have to see that वैक्यूम पर इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। एयर पर देखिए वैक्यूम आ जाए तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा। अगर वही हम एयर ले ले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003 होगा। और अगर हम वाटर ले लेते हैं तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है 1.33। उसी तरह अगर केरोसिन लेते हैं तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, 1.44। अगेन फॉर ग्लास द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.50। ओके, इसके बाद का जो भी मैटर है हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। जितना कुछ समझाया गया है उसको 2 बार 3 बार आप लोग देखने की कोशिश करिए, क्योंकि एक होता है क्लास में डायरेक्ट बताना, तो आप क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। आप यहाँ पे क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहे, आपको खुद को तैयार होना है कि आपको ये समझना है क्लियर कट। तो आपको इस टॉपिक को 2 या 3 बार देखना पड़ेगा,
समझना पड़ेगा। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तब मेरे को कॉल करके या किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दीजिएगा, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। ओके, थैंक यू।